हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। इज जस्ट लाइक अकाउंटिंग। ठीक है ना। जैसे आप लोग अगर कॉमर्स स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, आर्ट्स वाले भी इकोनॉमिक्स सेम ही चीज़ पढ़ते हैं, बट जो कॉमर्स वाले हैं वो लोग अकाउंट्स बनाते हैं, तो कैसे उसमें ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, सेम इसमें भी होता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। इसको मैं एक्सपोर्ट तो नहीं किया है। And हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। चलिए तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बहुत सारे जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, ऐसे आर्ट्स बैकग्राउंड के भी बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो जो कॉमर्स वाले पढ़ते होंगे अकाउंट्स में, उसमें कुछ ट्रांजेक्शन्स वगैरह हम जैसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। तो सेम उसी तरीके से होता है, इसमें हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। ठीक है ना। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स में हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ऑफ एन इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारे कंट्री का जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। उसे ही हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स क्या क्या होंगे। फर्स्ट होगा विजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रेड यानी गुड्स, यानी बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स जो चल रहा है, अच्छा इसी को हम बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। ठीक है। सेकेंड है आपका इनविजिबल ट्रेड, जिसे हम सर्विसेज बोलते हैं। शिपिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब क्या दे रहे हैं हम, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके जो ट्रांजेक्शन होंगे वो भी हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। थर्ड होता है यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब है यानी जिसके लिए आपने कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की है। ठीक है ना। जिसके लिए जैसे मान लीजिए आपका भाई रह रहा है अमेरिका में, उसने आपको कुछ पैसे भेज दिए पार्टी के लिए। मान लीजिए आपका बर्थडे है, पार्टी करने के लिए उन्होंने कुछ पैसे भेज दिए, तो ये यूनिलेटरल ट्रांसफर है। आपने बदले में कोई सर्विस नहीं दी है, बस आपको पेमेंट आ गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल ट्रांसफर। तो इसमें जैसे शेयर्स वगैरह हो गए, ये सारी चीजें हो जाती हैं, ये कैपिटल ट्रांसफर में आता है। ठीक है। देखिए सिंपल रूल याद रखिएगा, दो तरीकों से मैं बता रहा हूं। जो भी आपके कंट्री के लिए फायदा है उसे हम करेंगे क्रेडिट, और जो घाटा है, ठीक है ना, लॉस है, उसे हम क्या करेंगे, डेबिट। पहला रूल, पहला एकदम इजी, जो हमारे आर्ट्स के बच्चे होते हैं उनके लिए। दूसरी बात करते हैं, जो भी चीजें हमें रिसीव हो रही है, पैसा हमारे पास आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आ रहा है, इधर मैं लिख देता हूं, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, तो हम करेंगे क्रेडिट। हमारे से पैसा जा रहा है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, उसे हम करेंगे डेबिट। या पैसा जा रहा है तो उसे हम करेंगे डेबिट। ठीक है, याद रहेगा ये रूल है। करेंट अकाउंट पढ़ेंगे अब और कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे, दोनों में यही रूल लागू होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टेटस पता चलता है, इन्वेस्टमेंट, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेक्स रिजर्व्स कितना है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन क्या होगा, ये बीओपी बनाने से हमें ये सारी चीजों का पता लगता है। ठीक है। चलिए बीओपी के दो पार्ट्स, फर्स्ट है करेंट अकाउंट, देन है कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखिएगा एक एक लाइन को, चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, शॉर्ट है लेकिन क्रिस्पी है, अच्छे तरीके से समझिएगा, तुरंत निकल जाएगा। करेंट अकाउंट के बाद ही आएगा कैपिटल अकाउंट। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए मैंने क्या बोला, जैसे ऐसे पहले याद रखिए, बीओटी है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, इसी के बीओपी के अंदर ही आता है बीओटी, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट कुछ बड़ा चीज हो गया, उसके अंदर एक छोटी सी चीज है जिसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड बोल रहे हैं। ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, यानी ये जो करेंट अकाउंट में हम रिकॉर्ड क्या कर रहे हैं, पहले विजिबल ट्रेड यानी गुड्स, इसी को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है। फिर हो गया इनविजिबल ट्रेड, यानी वही सर्विसेज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, शिपिंग, इंश्योरेंस, ये सारी सर्विसेज जो हम देते हैं उसे रिकॉर्ड करते हैं। यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्री हो सकता है, करंट ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है। तो इसमें भी वही है, रिसीव होगा हमें तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। पेमेंट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, देखिए यहां लिख दिया मैंने, इनकम या रिसीव होगा उसे हम क्रेडिट करेंगे, एक्सपेंडिचर है, पेमेंट कर रहे हैं, उसे हम डेबिट करेंगे। ये करेंट अकाउंट के लिए भी है, कैपिटल अकाउंट के लिए भी है। ठीक है। चलिए
कैपिटल अकाउंट बहुत सारी किताब में सिर्फ बोरोइंग एंड लोन्स लिख दिया गया है, इन्वेस्टमेंट लिख दिया गया है। मैंने इसको थोड़ा डिटेलिंग में लिख दिया है कि एमसीक्यू पर्पस से ये आता है कि अगर जैसे मान लीजिए दे दिया जाएगा कॉमर्शियल बोरिंग, पेमेंट हो रहा है, तो पूछा जाएगा क्रेडिट होगा या डेबिट होगा, या इनफैक्ट सीधा ये टॉपिक का नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है करेंट अकाउंट में आएगा कि कैपिटल अकाउंट में आएगा। करेंट अकाउंट के यही 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ठीक है ना, यही 3 को बस याद कर लेना है, हो गया आपका। इसमें याद रखिएगा सर्विसेज है तो करेंट अकाउंट होगा, कोई गुड्स का परचेज सेल परचेज हो रहा है वो आपका विजिबल ट्रेड में आ जाएगा, विजिबल ट्रेड में हो जाएगा। यूनिलेटरल ट्रांसफर है, कोई पैसा भेज वगैरह रहा है जिसके बदले आप कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, वो यूनिलेटरल ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। मतलब समझ लीजिए किताब में कुछ लाइंस लिखे रहते हैं, उसको देख के आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, करेंट अकाउंट क्या होगा, कैपिटल अकाउंट क्या होगा। कैपिटल अकाउंट में फर्स्ट है बोरोइंग एंड लोन्स, ठीक है ना। अब देखिए 2 बातें लिखी हुई है, बोरोइंग एंड लोन्स, यानी 2 चीजें हो सकती है ना, या तो पैसा हम मांग रहे हैं, हमारे कंट्री में पैसा आ रहा है, या हम किसी को पैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट होता है इसमें कॉमर्शियल बोरोइंग, तो जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसी के आसपास ये रेट रहता है, ठीक है ना, या हल्का सा कम हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं मास्टर जी चले गए अमेरिका, बोले यहाँ पे हमको कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना है, ठीक है ना, आप हमें बोरो कीजिए, मतलब हमें पैसे वगैरह दीजिए, ठीक है ना। तो मार्केट रेट ऑफ जो इंटरेस्ट चल रहा होगा उससे 1-8% कम पे वो मुझे क्या दे देंगे, पैसे दे देंगे, ठीक है ना। एक्सटर्नल असिस्टेंस, हेल्प, अब ये कोई कंट्री आपको हेल्प प्रोवाइड कर रही है एट ए कंसेशनल रेट, ठीक है ना, तो इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम होता है। देखिए हर में ये बताता नहीं चलूंगा, ये दोनों केसेस में होगा, हमारे कंट्री के भी एस्पेक्ट में हो सकता है, दूसरे कंट्री, यानी वही बात मैं बोल रहा हूं कि हम भी किसी को लोन प्रोवाइड कर सकता है, हमें भी कोई लोन दे सकता है, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने कॉमर्शियल बोरोइंग का बताया कि मैं किसी कंट्री गया हूं, वहां पे मैं बोरो कर रहा हूं, ठीक है, हमारे कंट्री में भी कोई आके हमसे बोरो कर सकता है, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह आती हैं वो बोरो करती हैं, ठीक है, हमारे बैंक्स वगैरह से। नेक्स्ट है गवर्नमेंट और प्राइवेट लोन, तो अब कोई कंट्री, जैसे आपने सुना होगा कि इस कंट्री ने हमारे कंट्री को लोन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है ना, या प्राइवेट रोल, ये जो मैंने ऐसे बताने के एग्जाम्पल के पर्पज से बता दिया, लेकिन जो अगर कोई इंसान है, इंस्टीट्यूट नहीं है, सिर्फ इंसान है, जैसे मैं था, मैं मांग रहा था, इसी को हम प्राइवेट लोन कहते हैं, ठीक है। चलिए तो इसमें मैं बता दिया हूं क्या होगा, अगर पैसा आ रहा है तो क्रेडिट, पैसा जा रहा है हमारे कंट्री से तो डेबिट। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में 2 टाइप हो गए, एक हो गया आपका एफडीआई और एक हो गया एफआईआई। एफडीआई का मतलब है लैंड, सीधा याद रखोगे लैंड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लो मैं किसी कंट्री में गया इन्वेस्ट करने के पर्पज से, वहां का लैंड एरिया खरीदा, ठीक है ना, तो उसके कंट्री का फायदा हो रहा है, मेरे कंट्री का नहीं, मेरे कंट्री का पैसा ही तो लग रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। नेक्स्ट है एफआईआई, शेयर्स, ठीक है ना, जैसे देखते होंगे हम फॉरेन कंट्री के शेयर्स खरीदते हैं तो पैसा यहां से जा रहा है, कुछ कंट्रीज के जो लोग हैं या कंट्रीज हैं हमारे कंट्री का कोई शेयर खरीद लें तो क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है हमारे पास, ठीक है। याद रखना है सब में वही क्रेडिट डेबिट का रूल करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में सेम होगा। एनआरआई डिपॉजिट इन डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये समझिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए एनआरआई है, ये ऐसे समझ लीजिए मेरा कोई फ्रेंड है, ये अमेरिका चला गया, इसका बैंक अकाउंट है एसबीआई में, ठीक है ना। अब इसने अपने एसबीआई अकाउंट में कुछ पैसे भेजे हैं, ठीक है ना, कुछ डिपॉजिट्स हैं इनके, मान लो 1 लाख रुपए हैं, ये 1 लाख रुपए जो हैं ये इनके हैं, एसबीआई की लाइबिलिटी बनती है कि ये पैसा इनको पे करेंगे, ऐसा नहीं कि एनआरआई है तो हम पैसा ये नहीं पे करेंगे, आपने हमारे अकाउंट में क्यों अकाउंट मतलब पैसे रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको ये पैसे पे करने होंगे, यानी एसबीआई को, आपको नहीं, एसबीआई को पे करना होगा ये पैसा, ठीक है ना। इसको अच्छा रेमिटेंस समझ लीजिए, डिफरेंस समझ लीजिए, ये सेम मेरा दोस्त है, इसने मेरे बैंक अकाउंट पे पैसा भेजा है, ठीक है, मेरे बैंक अकाउंट पे पैसा भेजा कि धीरज तुम जाओ बर्थडे का पार्टी कर लो, मेरा बर्थडे है लेकिन पार्टी तुम कर लो, मान लीजिए 10,000 रुपए भेजे, इसको हम रेमिटेंस कहते हैं। तो ये कहां काउंट होगा, ये काउंट होगा आपके यूनिलेटरल ट्रांसफर में, अभी आपने पढ़ा, देखिए यहां देखिए यूनिलेटरल ट्रांसफर दिख रहा है ना, ये इसमें काउंट होगा, लेकिन ये अपने ही बैंक अकाउंट में अगर पैसा डाल रहा है, इसी का बैंक अकाउंट है, तो ये डिपॉजिट्स हुआ, ठीक है ना, और ये पैसा जो भी ये पर्सन है उसको मिलेगा, मेरे दोस्त को ये पैसा मिलेगा क्योंकि ये उसका बैंक अकाउंट है, ये रेमिटेंस में काउंट होगा, यानी इसको हम
काउंट करेंगे करेंट अकाउंट में, ठीक है ना। और लेकिन ये जो डिपॉजिट है ये कैपिटल अकाउंट में काउंट होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बैंकिंग कैपिटल ऑफ फॉरेन बैंक्स इन डोमेस्टिक बैंक्स परचेज शेयर ऑफ एसबीआई। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई बाहर की, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, वो हमारे एसबीआई का शेयर्स खरीद रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। एक होता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, इसको बचा के, अच्छा ये आपको मैंने पढ़ाया है बैंकिंग चैप्टर में, आप याद करोगे कि कोई भी फॉरेन करेंसी होती है, कोई भी फॉरेन करेंसी का जो ट्रांजेक्शन होता है वो आरबीआई के नज़र में होता है। जैसे मान लीजिए $10,000 हैं, उस किसी ने $10,000 मान लीजिए मुझे भेजा है, ये $10,000 कौन रख लेता है, आरबीआई रख लेता है, बदले में मुझे उसी के बराबर का जो इंडियन रुपीज़ है वो मेरे बैंक अकाउंट में दिख जाता है, ठीक है। तो ये $10,000 है, ये कहाँ रिकॉर्ड होता है, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स में जाता है। ये कहाँ जाते हैं, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स में, ठीक है। वहीं ये $10,000 क्या बोलते हैं, नोट डाउन होते हैं, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूं, मेरे दोस्त ने मुझे $10,000 भेजा, तो मेरे बैंक अकाउंट में जो फ्लैश होगा वो इंडियन रुपीज फ्लैश होगा, वो $10,000 रख लेंगे कौन, आरबीआई। तो आरबीआई ये ट्रांजेक्शन कहां नोट करेगा, ऑफिशियल रिजर्व में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑफिशियल रिजर्व किस में आएगा, कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट होता है ऑटोनोमस आइटम्स और एकोमोडेटिंग आइटम्स। एन नंबर ऑफ एग्जाम्स में पूछा गया है, एन, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद करके ही जाना है। फर्स्ट क्या है, ऑटोनोमस आइटम्स क्या होता है, जो प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपने ट्रेड किया, गुड्स का कोई ट्रेड किया, किस लिए किया है, तो सर पैसा कमाने के लिए, मैं कोई चीज बेच किस ले रहा हूँ कि मुझे प्रॉफिट ही नहीं होगा तो मैं बेचूंगा क्यों। तो वो सब जो आइटम्स थे ना, वो सब क्या होते हैं, ऑटोनोमस आइटम्स होते हैं, ठीक है। अकोमोडेटिंग क्या आइटम्स क्या होते हैं, फ्री फ्रॉम कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट, यानी इन ट्रांजेक्शंस का काम प्रॉफिट अर्निंग का नहीं होता है। जैसे उसमें से एक होता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, नीचे हम देखेंगे ये चीज को। कैन क्रिएट बीओपी डिसइक्विलिब्रियम, तो ये प्रॉफिट मोटिव के होने के वजह से ही ना हम चीजों को ज्यादा भेज रहे हैं, बाहर से ज्यादा चीजों को मंगा रहे हैं, इसके वजह से बीओपी क्या हो जाता है, डिसइक्विलिब्रियम में आता है। ऐसे समझो, हमने पढ़ लिया करेंट अकाउंट, हमने पढ़ लिया कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में दो चीजें पढ़ी, इन्वेस्टमेंट पढ़ा और बोरोइंग पढ़ा। यहाँ पे यूनिलेटरल ट्रांसफर पढ़ा, गुड्स का बाइंग सेलिंग पढ़ा, सर्विसेज का बाइंग सेलिंग पढ़ा, यूनिलेटरल ट्रांसफर पढ़े। ये सब हो किस ले रहे हैं, प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से। इन्वेस्टमेंट आप क्यों कर रहे हो, प्रॉफिट के सेंस से, कि वो पैसा ज्यादा नंबर ऑफ रिटर्न्स में आपको मिलेगा। तो ये सब क्या हो जाते हैं, ऑटोनोमस आइटम्स हो जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं की वजह से क्या हो सकता है, हम डिसइक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, ठीक है ना। डिसइक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जितना इनफ्लो हो उतना ही आउटफ्लो होना चाहिए, यानी जितना पैसा हमारा बाहर गया है उतना ही पैसा कम से कम आ जाए, तो हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम में हम आ गए, यानी जीरो हो गया। अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं, अगर हम माइनस में आ रहे हैं तो डिसइक्विलिब्रियम है, ठीक है। पॉजिटिव में आ रहे हैं तो अच्छी बात होती है, गलत नहीं होता है। डिसइक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम का दो मतलब हो गया ना, ऐसे समझो। मैं बोल रहा हूं डिसइक्विलिब्रियम, तो डिसइक्विलिब्रियम का मतलब आप जीरो पे नहीं है, तो जीरो पे नहीं है तो क्या हो सकते हैं आप, या तो निगेटिव में हो सकते हैं या तो पॉजिटिव में हो सकते हैं। पॉजिटिव में है तो ठीक बात है, निगेटिव में है तो वो हमारे कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता है। फिर इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, देखेंगे हम कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं। चलिए देखिए, अगला ही टॉपिक वही है, मूवमेंट्स ऑफ गुड्स अक्रॉस कंट्रीज, ऑटोनोमस आइटम्स, एकोमोडेटिंग नो मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, ओनली ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन यहाँ पे होते हैं। हम लास्ट में देखेंगे कैसे ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन का हम सिर्फ हेल्प लेते हैं इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, जीरो तक लाने के लिए बस हम ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शंस का यूज करते हैं। इसको बोला जाता है अबव द लाइन आइटम्स, इसको बोला जाता है बिलो द लाइन आइटम्स। इसको मैं थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन करूंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट प्लस जो कुछ थोड़ा बहुत एरर ओमिशन होता है वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है, यहां तक मतलब इस इक्विलिब्रियम में अभी कोई मूवमेंट नहीं होता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का, अगर ये जीरो नहीं आ रहा है ना, तब हम ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का सहारा लेते हैं। पहले वही टॉपिक पढ़ा दूं क्या आप लोगों को, पहले आओ यही समझ लो, तब आप लोगों को सारी चीजें इजी ही समझ में आ जाएगी। देखिए, एक्सपोर्ट्स किया, इंपोर्ट किया, यानी मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज हो रहे हैं। मान लीजिए 1,40,000 है, फिर 2,50,000 है, माइनस में आ गया है फिगर, ठीक है। अब देखो इनविजिबल्स, ठीक है, फिर है करेंट अकाउंट, तो
करेंट अकाउंट आ गया, मैंने क्या बोला था इसलिए याद रखना है, करेंट के बाद आता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो करेंट के बाद आ गया कैपिटल अकाउंट 70,000। एरर एंड ओमिशन ले लिए, मान लीजिए ओवरऑल बैलेंस आया है 9,000, तो माइनस 9,000 यानी ऑफिशियल रिजर्व से निकल के आ रहा है, हमें इसे जीरो बनाना है। तो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स निकल के आ रहे हैं, यहाँ 9,000 दिया जा रहा है, इसको जीरो बनाया जा रहा है। तो ऑफिशियल रिजर्व का काम ही है इसे जीरो बनाने का, ठीक है ना। और यहाँ पे देख लीजिए, एक तरफ माइनस में हम 9,000 लेके आए हैं, एक में प्लस में 9,000, तो ये जीरो बनाने का काम होता है ऑफिशियल रिजर्व। इसी के ऊपर की जो चीजें होती हैं इसको हम बोल देते हैं अबव द लाइन आइटम्स, इसके नीचे की चीजें जो हो जाती हैं उसको हम बोल देते हैं बिलो द लाइन आइटम्स, ठीक है। सारा आपका वो जो डिफरेंस था आपको समझ में आ गया। देखिए रट के चीजों को आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स भी आ जाएंगे, समझना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। डिसइक्विलिब्रियम का रीजन क्या हो सकता है? पॉलिटिकली देखा जाए तो जैसे कोई इंस्टेबिलिटी है, वॉर वगैरह हो रहा है, तो आपका जो बीओपी है वो क्या आ सकता है? डिसइक्विलिब्रियम में आ सकता है। इकोनॉमिक हो सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है चीज़ों को बनाने में, तो भी आपका क्या हो सकता है? डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है। सोशल डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन यानी शो ऑफ के लिए, जैसे कैसे आईफोन वगैरह हम ले लेते हैं शो ऑफ के लिए, या बहुत सारे लोग अब देख, और इनफैक्ट अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ इस टाइम पीरियड में देखा जाए तो एक्चुअली लोग शो ऑफ के लिए ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं, ज़्यादा चीज़ों को परचेज कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। तो इससे भी हमारा, अब डेमोन्स्ट्रेशन जैसे मान लो मुझे दिखाना है कि मेरे पास BMW है, अब BMW तो इंडिया की कार कंपनी नहीं है, तो आप बाहर से मंगाओगे, हमारा पैसा बाहर ज़्यादा जाएगा, तो क्या होगा? आउटफ्लो हो रहा है हमारे कंट्री से, तो माइनस में फिगर ज़्यादा जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब ये है ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन। फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन बाय सेंट्रल बैंक, मैंने बताया था आरबीआई क्या करती है, इसको ट्रांजेक्शन्स को नोट डाउन करती है, जो भी बाहर से फॉरेन करेंसी आती है। अगर वो फॉरेन करेंसी छुप छुपा के आती है तो उसी को हम बोल देते हैं स्मगलिंग। या मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा कि डॉलर्स मिल रहे हैं तो उनको फिर जेल वगैरह भेजा जाता है, क्यों? क्योंकि एक लिमिट अमाउंट तक, जैसे कुछ लोगों को, मुझे उसका नाम तो याद नहीं आ रहा है जैसे, लेकिन कुछ लोगों का शौक होता है वो अलग अलग टाइप के सिक्के रखने का या नोट्स रखने का, इसीलिए वो बनाया गया है कि आप हर चीज का लिमिट बनाया गया है कि अगर आप डॉलर्स रख सकते हैं तो इतना ही रख सकते हैं, इससे ज्यादा रख रहे हैं तो वो स्मगलिंग है। कुछ लोगों को इसमें माफ किया गया है, जैसे दो लोग होते हैं, एक टूरिस्ट होता है और दूसरा वो रेस्टोरेंट्स में जो रहते हैं वेटर्स वगैरह, इन दोनों को माफ होता है क्योंकि ये लोग को टिप मिलती है, तो उसमें वो फॉरेन करेंसी भी रहती है कभी कभी, ठीक है ना। बाद बाकी सब चीज का लिमिट दिया हुआ कि आप इतने तक ही अपने घर में फॉरेन करेंसी रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है, नहीं तो वो स्मगलिंग कहलाती है, ठीक है। तो इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स प्लस बढ़ेगा, आउटफ्लो ऑफ फॉरेक्स यानी हम फॉरेन करेंसी ज्यादा दे रहे हैं, घटेगा। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन का काम ही क्या है? यूज टू बैलेंस बीओपी, बीओपी को बैलेंस करना, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? एकोमोडेटिंग आइटम्स। क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं, ऑफिशियल रिजर्व से पैसे निकाल के चीजों को जीरो बना रहे हैं, उससे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है हमें, ठीक है। सरप्लस इन बीओपी लीड्स टू आउटफ्लो फ्रॉम ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, हेंस इट इज इंडिकेटेड बाय माइनस। डेफिसिट इन बीओपी लीड्स टू पॉजिटिव साइन, ठीक है ना। तो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन से पैसा एक बार निकल रहा है, एक बार जा रहा है, ठीक है। ये आप चाहें तो एक बार उसमें गूगल पे आप सर्च मारेंगे बीओपी या बैलेंस ऑफ पेमेंट लिखेंगे, इमेज लिखिएगा, आपको सेम इसी टाइप का देखने को मिलेगा। कुछ एक्स्ट्रा चीजें रहती हैं, उतना आपको जानना जरूरी नहीं है, लेकिन हल्का सा आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास तौर पे दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स, और दूसरा है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। दोनों ही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और तीसरा मैंने बता दिया है आपको, ये जो टॉपिक्स हैं इसका आप देख लीजिएगा कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है। पैसा आ रहा है क्रेडिट होगा, पैसा जा रहा है हमारे कंट्री से डेबिट होगा, ठीक है। यही 3 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ज्यादा मार्क्स का ये चैप्टर है नहीं, आई थिंक 5 या 6 मार्क्स का रहता है, ठीक है। सो फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो मैं फिर अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम में जाके आप चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। बाद बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। एग्जामिनेशन टाइम काफ़ी नज़दीक है, प्री बोर्ड्स होने वाले हैं, तो मन लगा के पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत होता है मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।